बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BS3 एंड MA प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए आज हमारा मौजू है। हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम गालिब और मिर्ज़ा गालिब की इंशा पर्दाजी पर बातचीत कर रहे थे और फिर मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत ख़ास तौर पे हमारा मौजू रहेगा। आज हम मिर्ज़ा गालिब ने जो ख़तूत जो तकरीबन 50 के करीब ख़त जो है मीर मेहदी मजरू, जो कि ख़ुद भी एक अच्छे शायर और उसके साथ नसर निगार भी हैं, उनके और शागिर्द थे। कहते हैं वो मीर मेहदी मजरू गालिब के बहुत पसंदीदा शागिर्दों में उनका शुमार होता है। उनके नाम जो गालिब ने ख़तूत लिखे हैं उनका आज कुछ तज्ज़िया करेंगे। और मीर मेहदी मजरू के नाम गालिब ने तकरीबन 50 ख़त गालिब के ख़त जो हैं वो मौजूद हैं। उनके ख़तूत गालिब के जो कि मुरतबा खलीक अंजुम का है और खलीक अंजुम ने जो गालिब के ख़तूत मुरतब किए हैं और ये किताब या ये गालिब के ख़तूत का मजमुआ अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान ने शाया किया है और हिस्सा दोम से आपको ये ख़तूत आराम के साथ मिल सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैंने कुछ ख़त उसमें से चूज़ किए थे और वो भी मैं इसके साथ इस ऑडियो के साथ अपलोड कर रही हूँ ताकि आप उसको पढ़ें। उससे ना सिर्फ उनकी तहरीर आपको पता चलेगी कि वो किस तरह से लिख रहे हैं और उसके साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल और गालिब की इंशा का हमें अंदाज़ा होगा कि उसकी क्रिटिकल स्टडी करने के लिए आसानी होगी। आज जिस ख़त को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले एक ख़त है जो कि उन्होंने मीर मेहदी मजरू के नाम ही लिखा है। अगर आप इसको देखें तो जैसे कि देखें आप शुरू कैसे करते हैं, लिखा हुआ क्या है ऊपर, सैयद साहब। मीर मेहदी मजरू सैयद थे, सिंपल सा उनका नाम लिखने की जगह पर उनको लिख देते हैं सैयद साहब। फिर शुरू करते हैं, ना कोई अलकाब ना कोई आदाब और कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेतकल्लुफ़ाना बेतकल्लुफ़ तरीके से उसको आगाज़ करते हैं। लिखते क्या है, ना तुम मुजरिम ना मैं गुनाहगार। ठीक, कितना छोटा सा और कितना प्यारा जुमला है। तुम मजबूर मैं नाचार, लो अब कहानी सुनो मेरी सरगुज़िश्त मेरी ज़ुबानी सुनो। कितना खूबसूरत है। शेर नसर में शेर का असर या तासीर पैदा कर देते हैं। अच्छा, ये ख़त जो मैं इसमें मैंने इसको लिया है, इसको चुनने की एक बुनियादी वजह यह है कि ये ख़त 1859 फरवरी 1859 को जो है वो लिखा गया है। तो फरवरी 1859 1857 की जंग आज़ादी या इनकलाब या बगावत या गदर जो भी आप उसको समझें, हम तो उसको इनकलाब कहेंगे, लेकिन इनकलाब की नाकामी, तो उस इनकलाब की या उस जंग आज़ादी की नाकामी के बाद 1857 की जंग आज़ादी है वो शुरू हुई थी मई 1857 में। और उसकी नाकामी या उसका नतीजा या उस पर अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर बरतानवी हुकूमत ने उसके ऊपर जो है ना ओवरकम कर लिया था। सितंबर 1857 तक उसको जो है वो ख़त्म हो गई थी या इन्होंने दोबारा से उसको नाकाम कर दिया था। अब वो जब नाकाम हो गई थी सितंबर 57 में, तो फिर सितंबर 57 से लेकर 1860 तक तकरीबन जो है उस जंग आज़ादी के जो मुजरिम थे या जिनको आप कहें कि जिनको ये समझ रहे थे कि ये उस बगावत में शुमार लोग शामिल थे, तो फिर इसमें उनको सज़ाएँ देने का तरीक़ेकार या सज़ाएँ दी जा रही थी। अब सज़ाएँ तो जिन लोगों को दी जा रही थी, वो सिपाही थे या फ़ौजी थे, जो भी थे, वो तो उधर हो रही थी। लेकिन आम आदमी भी, हर वो आदमी जो थोड़ा बहुत भी जिसके पास कहते हैं पैसा या जायदाद थी, या ये कि आप मुसलमान पढ़ा लिखा या एक शरीफ आदमी या एलीट क्लास के जो लोग थे, उन सब के ऊपर जो है केस तकरीबन शामिल हो गए थे। तो आगाज़ में तो जो इन्होंने जंगी क्राइम्स के ऊपर जो सज़ाएँ दी थी, वो तो फ़ौरन ही फांसी की सज़ा ना, बग़ैर किसी क्या कहते हैं अदालती कार्रवाई के फ़ौरन ही कहते हैं फांसी की सज़ाएँ थीं। और कितने दिनों तक जो है वो दिल्ली की फ़िज़ा में इंसानी गोश्त की बू और उस चीज़ें जो है ना स्मेल, लाशें जो हैं लोगों को खौफज़दा करने के लिए उनको टांगा हुआ था फांसी दे के, और वो वहीं पे टंगी रहती थी जब तक वो ख़त्म ना हो जाए या मुख्तलिफ़ तरह के परिंदे वगैरह ना खा जाएँ। लेकिन उसके बाद जब सिविल केसेस चलना शुरू हुए, सिविल केसेस में मुराद है वो लोग जो सरकारी मुलाजिमीन थे या वो लोग जिनको मुग़लिया दरबार से पेंशन मिलती थी या वो लोग जो कि किसी भी तरह से दरबार से जिनका ताल्लुक़ था, उन सब के ऊपर जो केसेस चले वो फिर सिविल में चले कि भाई ये अंदर खाना जो है ये लोग भी इस बगावत के में शामिल थे या इसमें इसके बराबर के हिस्सेदार थे। तो उनके ऊपर जो केसेस चले
उन केसेस में जैसे आपको पता है सबको कि गालिब को भी कहते हैं बादशाह का ना सिर्फ ये कि वो बादशाह के उस्ताद थे, शाह कहते हैं इस्लाह लेता था बहादुर शाह ज़फ़र उनसे, तो उसकी वजह से उनको एक कहते हैं वजीफ़ा मिलता था कहते हैं दरबार मुग़लिया से। उसके साथ दूसरा ये था कि दरबार मुग़लिया ने उनको कहते हैं बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें एक तारीख़ कहते हैं हिस्ट्री लिखने का काम भी दिया था कि जी ये हमारी मुग़लिया तारीख़ जो है वो आप मुझे आप लिखिए, तैयार कीजिए। तो उसका काम भी जो है ना गालिब कर रहे थे। हालांकि उस पर उसका वजीफ़ा अभी तक गालिब को मिलना शुरू नहीं हुआ था, या ये है कि वो उस पर तो अभी काम कर रहे थे, लेकिन ये कि सरकारी दफ्तर के जो रिकॉर्ड था उसके अंदर ये मौजूद था कि ये उस पर काम कर रहे हैं, तो ये सरकारी मुलाजमत के तौर के ज़िम्मे में आ रहा था। तो ऐसे सब लोगों को बुलाकर उनसे तफ्तीश की जाती थी, उनसे मालूम किया जाता था। तो वो सारी बातें, वो सारे हालात जो किस तरह के आप लिख रहे हैं, आप लिखते हैं। अब एक ऐसा शायर, अब आप अंदाज़ा लगाइए सर उसकी एज क्या है, ठीक है ना। 1797 में वो पैदा हुआ है, बात हो रही है 1859 की। एक इतना एजेड आदमी, एक तो तकरीबन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि लोग ये कहते हैं कि गालिब ने शायरी में 1857 की जंग आज़ादी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, और इस तरह की बातें जो भी आप कहते हैं। लेकिन एक आदमी है जब इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ वो कहते हैं देखता है, एक उसकी एज है, उसका अपना घर का हालात इतने ख़राब हैं, उसके अपने बच्चे जो हैं वो कहते हैं ना सिर्फ अपने तो औलाद नहीं है, लेकिन जो बहन भाई के बच्चे पाले हैं वो भी उस दौरान जो है वो फौत हो जाते हैं। जवान कहते हैं भाई जो है वो कहते हैं दिमागी आर्जे का शिकार होकर वो भी फौत हो जाता है। इस जंग के दौरान ही वो मारा जाता है, जो कि कहते हैं घर से बाहर सिर्फ निकला था और उसकी वजह से उसको मारा गया था। तो ऐसे हालात में इंसान के पास इतनी ताकत, मेरा नहीं ख्याल कि उसके दिमाग में इतनी ताकत रहेगी या वो इतनी हिम्मत का मुजाहरा करेगा कि वो जो है वो शायरी करे और उस शायरी में उसको बयान करे। लेकिन अगर आप उसको शायरी में उसको नहीं, आप उसको वो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी तहरीरों में उसके छुपे छुपे चीज़ें मौजूद हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, जब इस शेर जो इस ख़त हम पढ़ रहे हैं, इस ख़त को वो लिख रहे हैं नवाब मीर मेहदी मजरू को। अब मीर मेहदी मजरू जो है वो ना सिर्फ इनके शागिर्द हैं बल्कि शागिर्द अजीज़ आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि जब ये कहते हैं जिन दिनों में ये 1857 की जंग आज़ादी का कहते हैं शोशा शुरू हुआ था, तो इस बगावत से कहते हैं हालात की ख़राबी की वजह से मीर मेहदी मजरू दिल्ली छोड़कर चले गए पानीपत में। वो गालिब के दूसरे शागिर्द थे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनके यहाँ जाकर उन्होंने क़याम किया और तकरीबन 5 साल तक वो वहीं पर रहे। और फिर उसके बाद जब कुछ हालात बेहतर हुए, जब उन्होंने समझा कि जी अब दिल्ली में कुछ हालात बेहतर हो, तो ये वापस आए। लेकिन फिर नौकरी के सिलसिले में कहते हैं तलाश माश के सिलसिले में फिर ये अलौर चले गए। अलौर के भी राजा के पास इनको जो जॉब मिली वो भी गालिब के कहने पर उन्होंने अलौर के राजा पे पहले इनके भाई को जॉब दी थी और फिर उसके बाद इनको भी वहाँ पर नौकरी मिली। फिर कुछ अर्सा वहाँ 4-5 साल रहने के बाद ही वहाँ से फिर वह कहते हैं चले और फिर मेरा ख्याल जयपुर आ गए। और जयपुर के बाद महाराजा के दरबार में कुछ अरसे इन्होंने नौकरी की और फिर कहते हैं जयपुर के बाद मेरा ख्याल है फिर रामपुर चले गए और रामपुर में उन्होंने की। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो चीज़ें बता रहे हैं, जो लाइनें बिटवीन द लाइन्स आपको सुना, तुम मुजरिम ना मैं गुनाहगार, तुम मजबूर मैं नाचार, अपने हालात भी बयान हो गए और जिसको ख़त लिख रहे हैं उसके बारे में बताया। और अब कहानी सुनो, मेरी सरगुज़िश्त मेरी ज़ुबानी सुनो। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान बमयाद 7 बरस की कैद हो गए थे। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान या नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता, जिनको हम कहते हैं कि जी उर्दू में तनकीद की अवलीन तनकीद के नकूश जो वो शिफ्ता की तहरीरों में मिलते हैं। ये वही शिफ्ता हैं और ये वही शिफ्ता हैं जिनके बच्चों के तालीक के तौर पर गालिब ने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को उनके बच्चों का तालीक जो है वो मुकर्रर करवाया था। और मतलब गालिब अपने शागिर्दों के साथ इस तरह भी काम करते थे कि उनकी माली मदद भी हो जाए। उनके बारे में लिखना भी एक ऐसा पढ़ा लिखा आदमी है नवाब मुस्तफ़ा ख़ान, और उनकी हालत ये कि उनकी सारी जायदाद ना सिर्फ जब्त हो गई है बल्कि उनको भी 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। फिर कहते क्या है, उनको कैद हो गए थे, सो उनकी तकसीर माफ़ हुई और उनको रिहाई मिली है। अब मतलब कैद तो उनको मिली थी 7 साल की, लेकिन जब आगे चल के इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनकी कैद की सज़ा तो माफ़ कर दी गई, सिर्फ रिहाई का हुक्म आया। जहांगीराबाद की ज़मींदारी और दिल्ली की अमलाक और पेंशन के बाब में हनूज़ कुछ हुक्म नहीं आया। मतलब वो जहांगीराबाद के नवाब थे, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता। तो उनकी वहाँ की जितनी भी ज़मींदारी थी, मतलब उनकी नवाबी के अंदर उनके पास जितने भी अमलाक थे, और दिल्ली में जो उनकी सारी की सारी जायदाद थी वो सारी की सारी ज़ब्त हो गई थी। और जो दरबार से जो उनको कहते हैं पेंशन मिलती थी वो भी ज़ब्त थी, उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं आया। मतलब एक आदमी है, उसके पास ज़रूरी नहीं है हर एक आदमी बागी हो, तो उसके पास जायदाद है, उसकी ज़मीन है। अब आपने उसको रिहाई तो दे दिया, वो क्या करे? पढ़ा लिखा आदमी,
ठीक, पढ़ा लिखा नौकरी के दरवाजे बंद हैं क्योंकि कैद काट कर आया, कैद या तो माफ़ होगी तो सूरत में उसके बाद में। तो ऐसे इतने बुरे इस तरह के हालात थे जो उसमें बयान कर। अभी उनको बताते हैं। जहांगीराबाद की ज़मींदारी और नाथ दिल्ली के अमला को पेंशन के बाद में हनूज कुछ हुक्म नहीं हुआ। नाचार वो रिहा होकर मेरठ में ही एक दोस्त के मकान पर ठहरे हैं। अब एक आदमी जिसके पास घर बार सब औलाद होते, तो ये है कि जब तक दूसरा हुक्म मिले, पता चले कि शायद कि इस कुछ उम्मीद में अदालत में केस चल रहा है। और सिविल केस का आपको पता है कि ये हमारा जो आज भी पाकिस्तान का जो सिविल का अदालत सिविल लॉ का जो कहते हैं है मसला, वो यही मसला है। क्योंकि हमारे यहाँ हमने उनको अमेंडमेंट्स किया ये है कि उस तरीक़ेकार को छोड़ा ही नहीं। वो ब्रिटिश लॉ का जो तरीक़ेकार चला आ रहा है वही अभी तक हमारे यहाँ चला आ रहा है। और इसी वजह से हर नस्लें की नस्लें जो हैं वो इसी काम में गुजर जाती हैं और कोई उसका हल नहीं निकलता, या उन झगड़ों का या उनका कज़ाओं का कुछ नहीं था। कहते हैं जी वो मेरठ में ही ठहर गए और फिर ये है कि ना खबर में कहते हैं वहीं से बैठे रहे। और जब मुझे कहता पता चला गालिब को, तो गालिब कहते हैं कि मैं वहाँ गया, उनसे कुछ दिन उनसे मुलाकात में रहा। और 9 दिन, मतलब आज बुध 2 फरवरी है, मुझको आए हुए 9वां दिन है। मतलब पूरा अपना इंतज़ाम अपनी बात बता रहे हैं कि मैं कितने कब गया था, किस दिन वापस आया। इंतज़ार में था कि तुम्हारा ख़त आए तो उसका जवाब लिखूं। आज सुबह को तुम्हारा ख़त आया, दोपहर को मैंने जवाब लिखता हूँ। रोज़ इस शहर में एक हुक्म नया होता है। अब आप देखिए ज़रा, रोज़ इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। अब इससे ज़्यादा क्या लिख सकता है एक शायर, एक बूढ़ा आदमी? वो इससे ज़्यादा क्या कर सकता है जिसके पास जिसका माशर हालात उसके इतने ख़राब हों? इससे ज़्यादा क्या लिखा जा सकता है शायरी के ऊपर? कहते हैं शायर अपने ख़यालात का इजहार हालात, सियासी हालात, माशरती हालात के ऊपर क्या लिख सकता है? तो वही यहाँ पर उन्होंने इस शेर के ज़रिए भी उसको, उस ख़त के अंदर भी उसको इसी तरह से बयान कर दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद मेरठ में आकर देखा कि यहाँ बड़ी शिद्दत है और ये हालत है कि गोरों की पासबानी पर कनात नहीं है। लाहौरी दरवाजे को थानेदार मूंठ बिछाकर सड़क पर बैठा है, जो हर बार से गोरे की आंख बचाकर आता है और कुछ पकड़कर हवालात में भेज देता है। हालत ये है कि एक तो कुछ तो फ़ौजी, अंग्रेज़ फ़ौजी तो थे ही थे, लेकिन उनके जो यहाँ मुकामी फ़ौजी थे उनको गोरे के काले फ़ौजी जो है मुकामी लोगों को गालिब ये लिखते हैं और कहते हैं कि जो लोग वहाँ से उनकी कहते हैं चौकी से बचकर आगे निकलते हैं तो उसको पकड़ के बाकी को ये आगे हवालात में डाल देता है। हाकिम के हाथ से 5-5 बैत लगाते हैं या 2-2 रुपये जुर्माना लिया जाता है। अब ये देखिए, या तो ये कि उनको बैत मतलब कोड़े के अंदाज़, अब आप लफ्ज़ कोड़ा इस्तेमाल करें तो हम लोग कहेंगे जी ये इस कहते हैं दहशतनाक किस्म की सज़ा है, तो बेहतर उनको मारा जाता है, या ये कि जुर्माने के तौर पे आप 2-2 रुपये दें या फिर 8 दिन की कैद काटें। मतलब एक चौकी से आप निकल के दूसरी चौकी में आए हैं, वहाँ पे बिलावजह या तो आपको 8 दिन कैद खाने में रहें या फिर आपको 2 रुपये जुर्माना दें। लेकिन ये अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर 8 दिन आपको जेल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा सब थानों पर हुक्म है कि दरियाफ्त करो कि कौन बेटिकट मुकीम है और कौन टिकट रखता है। थानों में नक्शा मुरतब होने जी। अब देखिए कि थानों में नक्शा मुरतब होने लगा है। थानों में नक्शा, मेरी मुराद यहाँ पर ये जो इस तरीके से लिख रहे हैं उसका मतलब ये है कि हर पूरा जो शहर है दिल्ली, उसके बाहर की जो कहते हैं बाहर एक तो फ़ौजी चौकियाँ हैं जिसमें से अंदर मुसलमानों को आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जो भी आएगा उससे तफ्तीश होगी और तफ्तीश के बाद ये कि अगर कोई कहते हैं अगर वहाँ से किसी तरीके से भी निकल आता है तो दूसरे थाने में उसके पास तरसा। लेकिन बेटिकट, मेरी मुराद ये कि ऑफिशियल लेटर के बगैर, टिकट मतलब ऑफिशियल लेटर या पासपोर्ट कह लें या वीज़ा कह लें, उसके बगैर कोई शख्स भी दिल्ली के अंदर मुकीम नहीं रह सकता। कोई शख्स भी, सारे मुसलमानों को दिल्ली शहर से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, फिर उसके साथ जनाब इन्होंने क्या किया कि नक्शा तैयार कर। अब नक्शे से मुराद ये है कि ये शहर है, शहर का नक्शा बना और हर मोहल्ले का अलग अलग बताया और इस मोहल्ले में कितने घर हैं, उसमें कौन कौन रहता है, क्या उसका शजरा नसब क्या है, उसके बारे में सारी मालूमात। अब हुआ ये कि जो जहाँ रहता है तो इन्होंने क्या किया, कहा कि सारे मुसलमान शहर छोड़ के बाहर निकल जाए, शहर से बाहर, दिल्ली से बाहर वो लोग शिफ्ट हो जाएं। अगर घर भी बने हुए हैं तो लोगों के घर तक जो है वो ढा दिए गए, तोड़ दिए गए और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। एक तो काम इन्होंने ये किया। दूसरा उसके साथ काम ये किया कि अगर कोई आप में से अगर कोई ये चाहता है कि जी वो यहाँ पर आके रहे, शहर के अंदर रहना चाहता है, पहले उसका घर तोड़ देंगे, उसके बाद वो बाहर चला जाए, निकल जाए, फिर फ़ौज उसके पुलिस के साथ या फ़ौज जो भी तफ्तीशी इदारे उनके साथ बातचीत होगी और फिर वो टिकट या एक वीज़ा या एक पासपोर्ट या जो भी आप कहें कि वो उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद वो अंदर शहर में दाखिल हो सकता है और फिर वो वहाँ पर रह सकता है। वो जो टिकट या वीज़ा दिया जाएगा उसकी एक बाकायदा फ़ीस होगी।
आप सारी जायदाद जब्त कर लें, तनख्वाहें बंद हो जाएं, घर आपके तोड़ दिए जाएं और फिर आपको घर से निकाल दिया जाए और फिर वापस आने के लिए कहा जाए कि इतने पैसे का ये टिकट है या ये वीज़ा है। अगर आप तफ्तीश हो गई, अब आपको क्लियरेंस मिल गई है, अब आप ये ख़रीद देंगे तो आप अंदर जाएंगे। ये हालात है। ये टोटल उस वक्त का सिनेरियो एक गालिब जो है वो हमें बता रहे हैं। अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं कि जी मेरे जो इलाके का थानेदार है, हवलदार या जमादार लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी वो मेरे पास आया और उसने नक्शा बना रहा था मेरे मोहल्ले का, और उसने मुझे कहा कि गालिब, उसने वहाँ उसमें क्या लिखा है, उसने अपने नक्शे में लिखा है कि इधर एक घर है जिसमें असदुल्ला खान पेंशनदार 1850 से हकीम पटियाला वाले के भाई की हवेली में रहता है। हकीम पटियाला वाले, पटियाला के जो हकीम थे या नवाब थे, उनके भाई की हवेली थी जहाँ पर 1850 से दिल्ली में हमारे गालिब जो है वो मुकीम थे। उससे पहले वो दूसरे घर में रहते थे, लेकिन रहते जो थे वो यहीं थे, दिल्ली में ही उनकी मुकामत थी। वो जमादार ने ये इनकी कैफियत लिखी है अपने नक्शे में या जो कानून कागज़ बना रहा है उसमें। वो कहते हैं कि गालिब कहते हैं कि ना तो मैं कालों के वक्त में निकाला गया और ना ही गोरों के ज़माने में निकला और ना निकाला गया। कर्नल बर्न साहब बहादुर की ज़ुबानी हुक्म पर इसकी अकामत का मदार है। अब तक किसी हाकिम ने वो हुक्म नहीं बदला। कहते हैं कि मुझे तो ये हुक्म लिख के दिया था कर्नल बर्न ने, मुझे यहाँ से नहीं निकाला गया था। जंग के बाद जब तफ्तीश शुरू हुई थी मैं तो इसी घर में मुकीम था। अब ये मुझे कह रहे हैं, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या मेरे लिए क्या हुक्म आता है, कि आया कि मुझे यहाँ रहने दिया जाएगा या घर बदर कर दिया जाएगा। तो मैं इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि क्या होता है। परसों ये इबारत जमादार ने मोहल्ले के नक्शे के साथ कोतवाली में भेज दी है। मतलब 3 दिन पहले की बात, खबर जो है गालिब कह रहे हैं कि ये जो मुझे दिखा के मेरे इलाके के थानेदार, जिसको आजकल आप SHO कहते हैं, उसने ये लिख के कोतवाली भेज दी है। देखिए अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब घर आता है, कब मुझे कहते हैं हुक्म मिलता है, पता नहीं मुझे यहीं रहने देंगे या मुझे भी घर से निकाल देंगे। आगे चल के फिर मज़ीद वो इस शहर में रहने वाले मुसलमानों के हालात लिखते हैं। देखिए कहते हैं कि कल से ये हुक्म निकला कि ये लोग शहर से बाहर मकान क्यों नहीं बनाते, मकान और दुकान क्यों नहीं बनाते। मतलब जो लोगों को शहर से ही बाहर शहर बदर कर रहे हैं, जो मकान बन चुके हैं इन्हें ढाओ और आइंदा की ममानत का हुक्म सुना दो। मतलब अब ना तो कोई यहाँ पे मुसलमान घर बना सकता है, और जो बने हुए हैं उनको तोड़ दिया जाए और हुक्म लगा दिया जाएगा, इधर हुक्मनामा सब कर दिया जाए कि कोई भी शहर में अब घर नहीं बना सकता। और ये भी मशहूर है कि 5000 टिकट छापे गए हैं। जो मुसलमान शहर में अकामत चाहे बकदर मकदूर नजराना दे, नजराने से मतलब उसकी फ़ीस पे करे, उसका अंदाज़ा करार देना हाकिम की राय पर है कितने का वो वीज़ा मिलेगा। ठीक है, ये भी नहीं है कि वीज़े की एक फ़ीस सेट है या उस जजिया कह लें, खराज कह लें, जो भी कहें अगर आप, तो वो सेट नहीं है। हर आदमी के वो उस थानेदार या SHO या उस इलाके के में जो भी उन्होंने ऑफिसर लगाया, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो गालिब से अगर 10 रुपये लेता है तो ज़रूरी नहीं है दूसरे से वो 10 रहे, किसी से 1 रुपये में भी वो उसको टिकट दे सकता है, उसको 100 रुपये में भी दे सकता है, उसको 1000 रुपये में दे सकता है। उसकी फ़ीस जो है वो हर आदमी को डिपेंड करेगी। वो कहते हैं ना, ऐसे ही नहीं ये प्रोवर्ब बना दिया, कहते हैं शो मी अ पर्सन आई विल शो यू अ रूल। हाँ, लोगों को देख के कानून बनाया जाए, कानून जो है ना लोगों को देख के बदल दिए जाएं, तो ये वो उस तरह का कानून। आप शहर में आबाद हो जाएं, हाकिम पर है और रुपए दे और टिकट लें, घर बर्बाद हो जाए, आप शहर में आबाद हो जाएं। आज तक ये सूरत है, देखें शहर के बसने की कौन सी मुहूर्त है कि ये हालत है कि घर आपका बर्बाद, पहले तोड़ देंगे, उसके बाद अगर आप टिकट लेने के आप पास पैसे बच जाते हैं तो आइए और आके घर में आबाद हो जाइए। अब आप टिकट के पैसे देंगे या घर के आके पैसे लेंगे, कुछ समझ नहीं आता। कहते देखें अब शहर में बसने की क्या सूरत निकलती है। जो रहते हैं वो भी अखराज किए जाते हैं, जो बाहर पड़े हुए हैं वो शहर में आते हैं। सवालिया निशान साथ लगाया। जो शहर के अंदर आबाद हैं, मतलब जैसे गालिब खुद है, हालांकि गालिब को फिर आखिर में चल के फिर उनको वहाँ से नहीं निकाला गया था। कहता है जो शहर में रहते हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, और जो बाहर पड़े हैं वो शहर में आते हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। उसके बाद जनाब यहाँ पे उन्होंने अलमुल्क अल्लाह वल हुक्म अल्लाह है, तो शहर मुल्क अल्लाह का और हुक्म भी सिर्फ अल्लाह का है। देखें क्या होता है, ज़ुमाइनी तौर पर उन्होंने बयान कर दिया है। आखिर में जो लाइन है उसमें है, नूर चशम मीर सरफराज हुसैन और बरखुरदार मीर नसीरुद्दीन को दुआ और जनाब मीरन साहब को सलाम भी और दुआ भी, इसमें से वो जो चाहें कबूल कर लें। ठीक है ना, यहाँ पे गालिब की वो अंदर की ज़रीफ़ाना चीज़ जो है वो फिर ज़रीफ़ गालिब जो है वो बाहर आ जाता है। कहते हैं मीर मेहदी मजरू के भाई हैं मीर सरफराज हुसैन, उनके लिए दुआ उनको, और फिर मेहदी मजरू के अपने बेटे हैं मीर नसीर, उनके लिए दुआ, और जनाब मीरन साहब ये गालिब के दोस्त हैं, उनकी सलाम और दुआ, इसमें से वो जो चाहे कबूल कर लें। लास्ट में डेट के साथ गालिब लिखते क्या है अपना नाम, गालिब।
दैट्स ऑल। ये देखिए, ये उसका तरीका है। कोई एक जुमला, कोई एक फ़िक्रा भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि वो इजाफ़ी है या ये है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल दिया जाए तो इसके बगैर भी मौजू समझ आता है। हर चीज़ बड़ी नापे तोले अंदाज में गालिब ने इसमें अपनी कहानी जो है वो इस इलाके की बयान कर दी है। पूरी रुदात, शहर में क्या हो रहा है, मेरठ चले गए, मेरठ से जब वापस आए तो शहर का नक्शा ही बदल गया है और अब हालात, गालिब ख़ुद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि मेरे बारे में क्या हुक्म आता है और कैसे इसका होता है। इसको मज़ीद आप इसको पढ़िए, इसके साथ ही मैंने इसको भी अपलोड कर दिया है। इसके हवाले से आप इसको देखें। अगर आप कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका दूसरा, ये तो उनका थोड़ा सा सीरियस कहते हैं ख़त था, संजीदा किस्म की बहस हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको लिया ताकि 1857 के हालात के बाद के हालात या दिल्ली का नक्शा हमारे सामने आ जाए कि किस तरह से लोगों के साथ क्या हो रहा था। नेक्स्ट में किसी में कुछ थोड़ा सा जो है ना गैर संजीदा या जिसको कहना है जिसमें थोड़ी सी ज़राफ़त या मज़ा ज़्यादा हो, ऐसा कोई ख़त सेलेक्ट करके उसको पढ़ेंगे। वो भी इसी में से देखेंगे कि क्या है। उसके बाद किसी और पर्सन के ऊपर जो उन्होंने दूसरे लोगों को गालिब ने ख़तूत लिखे उन पर बाद में जाएंगे। पहले गालिब के ख़तूत बनाम मीर मेहदी मजरू, इनमें से कुछ सेलेक्ट करके उनको पढ़ेंगे, जिसके लिए आगे चल के जब आप पेपर देने की बारी आएगी तो उस वक्त हम इसमें से इक़्तिबासात या तशरीह, वो कहते हैं ना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या के हवाले से जो चीज़ें जो क्वेश्चन बनता है उसके लिए इसकी तैयारी उस हवाले से भी की जाएगी। लेकिन रीडिंग ज़रूर कीजिए। किताब अगर हार्ड कॉपी आपके पास मौजूद है तो हार्ड कॉपी में से देख लें, अदरवाइज़ ये तस्वीर तो मैंने आपको भेजी है, तो ये आपको ये PDF में भी खलीक अंजुम वाला मजमुआ पड़ा। लेकिन अगर खलीक अंजुम का नहीं भी मिलता मुरतबा तो आप मेरे वो उसका कहते हैं दूसरे बहुत सारे कहते हैं लोगों के ने मुरतब किए हैं ख़तूत गालिब के, वो भी आप उसमें से भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा हाफ़िज़।